So I was talking about law of equi-marginal utility, and I was saying if we assume that we have 500 rupees into our pocket to buy X and Y in the form of two products. So when we are able to purchase different units of X and different units of Y within 500 rupees, we have to check out in the end that the income has completely utilized upon the consumption of two goods, meaning that the left income should be equals to zero, and we must come up with some units of X and some units of Y. Or in the third case, what should be done? We have to see that how many units of X we have bought. Say these are 5, and how many units of Y we have bought. Say these are 5. So what I'm saying is that on the fifth unit of X and on the fifth unit of Y, यानी X के पांचवें यूनिट पर और Y के पांचवें यूनिट्स पर, आउट ऑफ 5 यूनिट्स go for the last unit which is fifth one. तो X का फॉर इंस्टेंस पांचवा यूनिट है एंड Y का पांचवा यूनिट है. तो X के पांचवें यूनिट पर इससे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी जो है, इसको आपने इसकी प्राइस पे डिवाइड करना है, और जो आंसर आएगा ये आंसर इक्वल होना चाहिए किसके? Y पर मिलने वाले, Y के पांचवें यूनिट पर मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी को हमने इसकी प्राइस पे डिवाइड कर देना, और उसका भी जो आंसर आएगा, तो ये दोनों आंसर्स आपस में इक्वल होने चाहिए. जहां इक्वल होंगे हम कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे कि यहां लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी सेटिस्फाइड हो गया है. ठीक है, पता ये चला कि चंद एक बातें इस लॉ की इक्वालिटी या इसकी ट्रू सेटिस्फाइड होने के पीछे जरूरी है. नंबर 1, इनकम जो होगी वो फुली यूटिलाइज होनी चाहिए, और बैलेंस इनकम, लेफ्ट इनकम जो है वो जीरो होनी चाहिए. इससे हमने दो या दो से ज्यादा जितनी भी प्रोडक्ट्स परचेज करनी है, फॉर इंस्टेंस हमारी इस एग्जांपल में 2 प्रोडक्ट्स हैं, उनको हमने नॉमिनेट कर दिया एक्स और वाई में, कर लिया जी. एक्स और वाई इनकम में परचेज कर लिए, एक्स के डिफरेंट यूनिट्स परचेज किए, वाई के डिफरेंट किए. हमने ज्यूम किया एक्स के 5 है और वाई के 5 यूनिट्स. तो इनके जो लास्ट 1 यूनिट्स है ना, आखिरी यूनिट्स जो आखिरी नंबर पे परचेज किए हैं, उन पर मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय द प्राइस, ये अगर दोनों प्रोडक्ट्स की इक्वलाइज्ड हो जाती हैं तो हमारा ये लॉ सेटिस्फाइड होगा. अच्छा, लॉ सेटिस्फाइड हो गया, व्हाट मस्ट बी द आउटकम? अच्छा, आउटकम ये है कि जब लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी सेटिस्फाइड होता है, classical or cardinal school of thought were of the view that a consumer always enjoys maximum utility in case when law of equi marginal utility is satisfied. क्या मतलब है इसका? कि क्लासिकल्स का पॉइंट ऑफ व्यू था कि जब जब लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी सेटिस्फाइड होगा, कंज्यूमर हमेशा उस पॉइंट पर इस फीलिंग को एंजॉय करेगा जिसमें हम कहते हैं कमाल हो गई, मजा आ गया, वी हैव एंजॉयड द मोस्ट. तो ये फीलिंग जो है, ये दर हकीकत कार्डिनल्स कहते हैं ये उस जगह पे होगी जहां लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी सेटिस्फाइड होगा. और मैंने इसकी सेटिस्फैक्शन कैसे होनी है वो मैंने आपको पॉइंट्स बताए कि नंबर 1, इनकम जो है वो फुली यूटिलाइज हो. इस इनकम से एक्स और वाई दो प्रोडक्ट्स परचेज करेंगे. एक्स और वाई के डिफरेंट यूनिट्स होंगे, फॉर एग्जांपल एक्स के 5 और वाई के 5 यूनिट्स होंगे. और चौथे पॉइंट पे मैंने बताया फिर आपने इनके लास्ट 1 यूनिट्स पे जाना है, एक्स का आखिरी और वाई का आखिरी यूनिट. लाइक एक्स का लास्ट 1 यूनिट है 5वां यूनिट, और वाई का लास्ट 1 यूनिट है 5वां यूनिट. अच्छा, 5वें यूनिट्स पर पहुंच गए, अब क्या करें? अगला पॉइंट है जी कि इस पर मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी को इनकी प्राइसेस पर डिवाइड करना है, और फिर देखना है कि ये आपस में इक्वल है. अगर इक्वल हो गए हैं तो वहां कंज्यूमर की यूटिलिटी मैक्सिमम हो गई है. तो ये है लॉ जिसको हम लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी के नाम से जानते हैं. अब मैं इसकी डेफिनेशन आपके लिए पढ़ता हूं, आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी. इट इज अ लॉ वेयर बाय अ कंज्यूमर विल स्पेंड हिज मनी इनकम in such a way that the marginal utility divided by price of first good at last unit purchased or consumed should be equals to
the marginal utility divided by price of the second good at the last unit purchased or consumed. तो अब देखें x का 5वां यूनिट और y का 5वां यूनिट, इनके आखिरी यूनिट्स पर मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय प्राइस दोनों की जब आपस में इक्वलाइज्ड होगी तो लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी सेटिस्फाइड हो जाएगा। और यहाँ पर जो इनकम की सूरत में अमाउंट बैलेंस में आएगी वो हमारे पास जीरो होनी चाहिए। अगर वो बैलेंस इनकम जीरो से ग्रेटर है, यानी जीरो नहीं है, नॉन जीरो है, मीनिंग दैट कोई एक सिंगल पैनी भी बच गई है तो लॉ सेटिस्फाइड नहीं हो सकता, लॉ फेल हो जाएगा। तो लॉ की सेटिस्फेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि लेफ्ट इनकम शुड बी जीरो, बैलेंस्ड इनकम शुड बी जीरो। ओके, अच्छा आगे फिर वो कहा जा रहा है एट दिस पॉइंट कंज्यूमर विल ऑलवेज एंजॉय मैक्सिमम टोटल यूटिलिटी। Moreover, at this point, combination of units of two goods will be called as optimum commodity combination. यानी पहला इसमें पॉइंट कहा गया कि जहां मार्जिनल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय प्राइस दो गुड्स की आपस में इक्वल हो जाएगी जब उनके लास्ट यूनिट्स की बात कर रहे हो, तो वहां पर कंज्यूमर की यूटिलिटी हमेशा मैक्सिमम होगी। और एक्स के जो 5 यूनिट्स हैं और वाई के जो 5 यूनिट्स हैं, 5,5, ये जो यूनिट्स हैं एक्स और वाई के, इन ये कॉम्बिनेशन बन गया एक्स और वाई का। इस कॉम्बिनेशन को हम कहेंगे ऑप्टिमम कमोडिटी कॉम्बिनेशन। Why we are saying it or calling it as optimum commodity combination? Because at this point consumer is enjoying maximum utility. Consumer क्यों maximum utility enjoy कर रहा है? The reason behind it that law of equi marginal utility is satisfied at here. अच्छा, ये जो फॉर्मूला आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, this formula is also called as consumer equilibrium formula. Or we can also say that this is a utility maximizing principle. ठीक है, इसके दो नाम हैं, एक फॉर्मूला फॉर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम और दूसरे नंबर पे इसको क्या कहते हैं, यूटिलिटी मैक्सिमाइजिंग प्रिंसिपल। अच्छा, अब यूटिलिटी मैक्सिमाइजिंग प्रिंसिपल हो या फॉर्मूला टू कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हो, और इसका एक और तीसरा नाम है नेसेसरी कंडीशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। This is a necessary condition of consumer equilibrium. क्या कि marginal utility of x divided by price of x at last unit consumed should be equals to marginal utility of y divided by price of y at last unit consumed. Clear हो गई बात? अच्छा जी, अब मैं नेक्स्ट पेज पे आता हूँ। नेक्स्ट पेज नंबर 3 पर आप देख सकते हैं assumptions लिखी हुई हैं। पहली assumption है जी, this law will only hold if law of diminishing marginal utility holds. ठीक है, इसका मतलब है जितनी assumptions law of diminishing marginal utility में हमने अंडरस्टैंड की हैं वो सारी की सारी इस लॉ के अंदर एप्लीकेबल हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ assumption नंबर 1, जिसको हमने थोड़ा सा मॉडिफाई किया है और हमने वहां कहा है कि कंज्यूमर 1 गुड के बजाय 2 गुड्स कंज्यूम करेगा। अच्छा, उसके बाद कंज्यूमर ड्राइव्स हिज यूटिलिटी फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ 2 गुड। ये assumption नंबर 3 में ये बात क्लियर हो गई है। कंज्यूमर नोज अबाउट द प्राइसेस ऑफ 2 गुड्स एंड अबाउट हिज मनी इनकम। सो इट इज ऑल्सो एज्यूम्ड कि कंज्यूमर जब मार्केट में जाएगा एक्स और वाई को परचेज करने के लिए, सबसे पहले उसको उसकी इनकम का पता होगा और नंबर 2 उसको प्राइसेस गिवन होंगी। ये कभी पॉसिबल नहीं है कि वो मार्केट में जाए और ना तो उसके पास उसकी इनकम की इंफॉर्मेशन हो और ना जो जिन प्रोडक्ट्स को वो परचेज करने जा रहा है उनकी प्राइसेस की इंफॉर्मेशन। तो ये दोनों चीजें उनको कंज्यूमर को पता होंगी। अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में मैं आ रहा हूं और ये टेबल है। इस टेबल में यानी ये स्केड्यूल जो आपको गिवन है, जिसको मैंने स्केड्यूल के टाइटल को हाईलाइट किया है, इसके फर्स्ट 3 कॉलम्स को ऑब्जर्व करें। ये एग्जैक्टली वही 3 कॉलम्स हैं जो आप लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में स्टडी करके आए जी। इसमें कोई इशू तो नहीं है जी? अब्दुल रऊफ साहब जरा प्लीज कमेंट करें, अभी तक जितनी बातें मैंने की हैं इसमें कोई इशू तो नहीं? नो सर, कोई इशू नहीं। ओके, थैंक यू सर।
अच्छा, साथ साथ रेज हैंड करते जाइएगा ताकि अगर किसी की क्यूरी हो तो मैं फिर उसको अगर इंपॉर्टेंट होगी तो उसी वक्त डील कर लूंगा। अच्छा, इसके अलावा ये पहले 3 कॉलम्स अगर आपने स्केड्यूल में देखे हैं, ये एग्जैक्टली वही हैं जो पेज नंबर 1 पे गिवन है। अब हमने जाना है इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी की तरफ, और हमने कहा कि इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी उसी सूरत में एप्लीकेबल है व्हेन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज एप्लीकेबल। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि प्रोडक्ट y जो होगी उस पर भी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एग्जैक्टली उसी तरह अप्लाई होगा जिस तरह x पे अप्लाई हो रहा है। ठीक है, यानी मार्जिनल यूटिलिटी मुसलसल फॉल करेगी प्रोडक्ट y की, और उसके फॉल करने के भी 3 पैटर्न्स हैं। इनिशियली वो 0 से ग्रेटर होगी, देन इट बिकम्स 0, और फिर वो 0 से लेस हो जाएगी। यू कैन सी फ्रॉम द कॉलम नंबर 6 which is about marginal utility of good y, और यहाँ you can observe that the marginal utility of good y starts from 20, then it falls to 15, then it reaches to 10, then again it falls to 5, then becomes 0, and after 0 the next two numbers shows that the marginal utility of good y becomes negative, meaning that they have turned less than 0. तो अब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड y के 3 पैटर्न्स आपके पास आ रहे हैं। इनिशियली इट इज ग्रेटर देन 0, दूसरा पैटर्न है इट इज इक्वल्स टू 0, और तीसरा केस है जी इट इज लेस देन 0। आप 20 से 5 तक मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड y देख सकते हैं, ये 0 से ग्रेटर है, और फिर उसके बाद 0 की वैल्यू है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड y की, तो यहाँ पॉइंट नंबर 2 है, और फिर 0 के बाद आप देख सकते हैं -5 एंड -10, ये थर्ड केस है, और इसमें मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड y लेस देन 0 है। अच्छा, अब सेम इस पर भी वही इंटरप्रिटेशन लगेगी क्या, कि जब जब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड y ग्रेटर देन 0 रहेगी, टोटल यूटिलिटी ऑफ गुड y 0 से इंक्रीज करते करते चली जाएगी 50 तक, और जब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड y 0 हो जाएगी, टोटल यूटिलिटी ऑफ गुड y हमेशा 50 ही रहेगी। यहाँ पे ये हाइपोथेटिकल वैल्यूज हैं, एग्जाम्पल टू एग्जाम्पल ये वैल्यूज चेंज हो सकती है। उसके बाद केस नंबर 3 में आप देख सकते हैं जब मार्जिनल यूटिलिटी -5 और -10 हुई, टोटल यूटिलिटी ऑफ गुड y जो है वो 50 से फॉल करके 45 एंड देन 35 हो गई। सो देखें 3 केसेस हैं। पहले केस में 0, 20, 35, 45, 50 कॉन्टिन्यूसली बढ़ रही है क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी 0 से ग्रेटर है, ऑल्दो इट इज फॉलिंग, यानी 20 से 15, 10 फिर 5 हुई, फॉल जरूर कर रही है लेकिन 0 से ग्रेटर है। 0 से ग्रेटर होने की रीजन की वजह से टोटल यूटिलिटी इज इंक्रीजिंग। जब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड y 0 हो गई, वहां आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि टोटल यूटिलिटी ऑफ गुड y इज 50, इट इज नॉट increasing, it is not decreasing। और तीसरे केस में you can see that marginal utility of good y is -5 and -10, और वहां टोटल यूटिलिटी ऑफ गुड y जो है वो आप देख सकते हैं वो 50 से फॉल करके 45 एंड देन 35 पर चली गई। जी मैं साफिया। सर ये y की वैल्यूज कहाँ से आई हैं? x की तो हमने उस दिन फाइंड की थी, तो ये y की जो वैल्यूज हैं ये सारी किस तरह आई हैं? मैं आपको बताता हूँ, x की भी वैल्यूज इनिशियली हमने हाइपोथेटिकली ज्यूम की हुई थी ना, ये गिवन है, तो उसी पैटर्न पर ये y की वैल्यूज भी गिवन है, लेकिन इस पर ये वैल्यूज हम फाइंड आउट कर सकते हैं वही सेम फॉर्मूला यूज करके, कि 20 कैसे आया वो फॉर्मूला वही यूज होगा। लेकिन यहाँ इस वक्त ये जो वैल्यूज डिजाइन की गई हैं ये डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के प्रिंसिपल पर की गई है। वही बात मैं बता रहा हूँ ना कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड y जो है ये कॉन्टिन्यूसली फॉल कर रही है, और फॉल करने के 3 फेजेस हैं, पहले 0 से ग्रेटर है, फिर 0 है, और फिर 0 से लेस है। ये लॉ है एक्चुअली, और उसी लॉ को ज़हन में रखते हुए ये हाइपोथेटिकल वैल्यूज मैंने इसको असाइन कर दी है। ठीक है सर मतलब ये वैल्यूज ऐसे ही रहेंगी, हम इनको ऐसे ही याद करेंगे या हम इन्हें हर बार फाइंड किया नहीं, करेंगे? आपने वैल्यूज याद नहीं करनी, आपने कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करना है। कॉन्सेप्ट ये है कि मार्जिनल यूटिलिटी हमेशा फॉल करती है और उसके 3 फेजेस होते हैं, पहले वो 0 से ग्रेटर होती है, फिर वो 0 होती है, फिर वो 0 से लेस होती है। यस सर, ये तो समझ आ ये गई है, लाइन तो आपने मतलब हमने याद बस रखनी, यही समझना है। मेरी बात सुन लेना, ये लाइन आपने याद रखनी है। अब इसकी बेस के ऊपर आप वैल्यू कुछ भी 20 के बजाय कुछ भी नॉमिनेट करते हैं,
बात समझ रही हैं? वैल्यू कुछ भी जी हो सकती है, लेकिन बात वही बैक एंड पे जो एक्चुअल प्रिंसिपल है वो एज इट इज रहेगा कि मार्जिनल यूटिलिटी ने कॉन्टिन्यूअसली फॉल करना है और 3 फेजेस में करना है, 0 से ग्रेटर, 0 एंड देन 0 से लेस। अच्छा, 0 से जब ग्रेटर होगा टोटल यूटिलिटी हमेशा बढ़ेगी, जब 0 होगा तो टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होगी, जब मार्जिनल यूटिलिटी 0 से लेस होगी यानी नेगेटिव होगी, टोटल यूटिलिटी हमेशा फॉल करेगी। वैल्यूज कुछ भी हो सकती हैं, वैल्यूज वेरी कर सकती हैं, ठीक है, लेकिन ये जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट है इस पर लॉ जनरेट होगा, वैल्यूज जनरेट होंगी। ठीक हो गई बात? ठीक है सर, यस सर, ओके, थैंक यू। हाँ, ये एक्चुअल पॉइंट है, इसको ध्यान में रखना है, वैल्यूज को क्रैम नहीं करना आपने, बात को क्रैम करना है आपने, जो बात मैंने कही आपसे। ओके सर। थैंक यू बेटा। अच्छा, इसके बाद आप देखें कि हमारे पास एग्जैक्टली उसी पैटर्न पर, जिस पैटर्न पर डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी फॉर गुड एक्स आया, उसी पैटर्न पर डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का प्रिंसिपल फॉर गुड वाई आ गया हमारे पास। अब हमने नेक्स्ट पॉइंट पर क्या किया कि हमने नेक्स्ट पॉइंट पर मार्जिनल यूटिलिटीज ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड एक्स जो कि कॉलम नंबर 3 में है, और इसी तरह मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड वाई जो कि कॉलम नंबर 6 में है, इनको इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग प्राइसेस पे डिवाइड करना है। वो कॉरेस्पॉन्डिंग प्राइसेस हमारे पास कहां से आई, ये हमारे पास स्क्रीन पर ऑलरेडी गिवन है। अच्छा, आपको मैंने अभी assumptions आपसे शेयर की, वो कौन सी assumption नंबर, रीड दी assumption नंबर 4। it is written over here that consumer knows about the prices of two goods। ठीक है, कंज्यूमर को जो दो प्रोडक्ट्स हम स्टडी कर रहे हैं, जिनके बारे में इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी प्रिंसिपल स्टडी कर रहे हैं, उनकी प्राइसेस हमें गिवन होंगी, हर हाल में गिवन होंगी। एंड अबाउट हिज मनी इनकम, यानी कंज्यूमर को उसकी इनकम का भी पता होगा। और यहाँ हमारे इस लॉ के केस में हमें ये कहा जा रहा है कि लेट कंज्यूमर्स इनकम इक्वल्स $13.5, प्राइस ऑफ एक्स इक्वल्स $3 और प्राइस ऑफ वाई इक्वल्स $2.5। क्लियर होगी बात? एक्स की प्राइस है जी $3, वाई की प्राइस है जी $2.5 और इनकम टोटल हमारे पास है $13.5। अच्छा, अब करना क्या है, कॉलम नंबर 3 जो कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड एक्स का है, तो ये हमारे पास सेकंड लास्ट कॉलम जिसको मैंने हाईलाइट किया है इस फॉर्म में आएगा। हमने क्या करना है कि 15 को हमने डिवाइड करना है 3 पर, 15 को 3 पे डिवाइड करना है और आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 5। ये स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। फिर इसी तरह मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड एक्स के सेकंड यूनिट पर आप देख सकते हैं वैल्यू कितनी है जी 12। 12 को हमने 3 पे डिवाइड करना है तो आंसर बिकम्स 4। फिर 9 को 3 पे डिवाइड करना है, आंसर बिकम्स 3। फिर 6 को डिवाइड करना है 3 पर तो आंसर बिकम्स 2। फिर 3 को डिवाइड करना है 3 पर, आंसर बिकम्स 1। फिर 0 को डिवाइड करना है 3 पर, आंसर बिकम्स 0। फिर -3 को डिवाइड करना है प्राइस ऑफ एक्स जो कि 3 गिवन है, -3 डिवाइडेड बाय 3, आंसर इज -1। तो यू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ एक्स का पूरा कॉलम हमारे पास क्या आ गया जी 5 4 3 2 1 0 -1। ओके, उसके बाद जी लास्ट कॉलम हमने जनरेट करना है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई, यानी कॉलम नंबर 6 को डिवाइड करना है प्राइस ऑफ वाई पर। प्राइस ऑफ वाई कितनी गिवन है जी $2.5 पर यूनिट। अच्छा, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई हमें गिवन है विच इज 20 15 10 5 0 -5 एंड -10। इनको हमने डिवाइड करना है 2.5 पर। अब जब 20 को 2.5 पे डिवाइड करेंगे तो 20 डिवाइडेड बाय 2.5, आंसर इज 8। Then we have divided 15 upon 2.5 and answer becomes 6. 10 divided by 2.5, answer becomes 4. 5 divided by 2.5, answer is 2. 0 divided by 2.5, answer is 0. -5 divided by 2.5, answer becomes -2. -10 divided by 2.5, answer is -4. तो आप देख सकते हैं ये लास्ट 2 कॉलम्स हमारे पास जनरेट हो गए हैं।
यहां तक किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज बताएं। रऊफ क्लियर? जी कोई क्यूरी है तो प्लीज बताएं। जी जी सर। क्लियर है? जी जी सर। समझ आ रही है सर? अच्छा जी, और किसी स्टूडेंट की कोई क्यूरी है तो प्लीज बता दें। रेज योर हैंड इफ यू वुड लाइक टू नो अबाउट। जी बिलाल साहब फरमाएं प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी बिलाल। सर ये कंज्यूमर इनकम आई 13.5 और PX3 ये सर कैसे आया है? ये सर PY 2.5 सर। अजम्पशन ना, मैंने अजम्पशन नंबर 4 बताई है कि कंज्यूमर जी को जी ये सर। पता है कि प्राइसेस ऑफ टू गुड्स क्या है। जब मार्केट में आप कोई प्रोडक्ट परचेज करने जाते हैं तो आप पता करते हैं ना प्राइस क्या है, तो प्राइस आपको जी गिवन सर। होती है। इसी तरह आपको जी ये जी पता होता है आपकी पॉकेट में पैसे कितने हैं, ठीक जी है? सर। तो यू नो अबाउट द प्राइसेस ऑफ टू गुड्स, यू ऑल्सो नो अबाउट योर इनकम। ओके, तो जब जी जब सर। आपको इस तरह की इंफॉर्मेशन आएगी आपको ये 3 चीजें लाजमी गिवन होगी, यानी इनकम भी गिवन होगी और एक्स की जी प्राइस भी सर। गिवन होगी, वाई की प्राइस भी गिवन होगी। गॉट माई पॉइंट? जी सर। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू बेटा। और कोई क्यूरी है किसी पार्टिसिपेंट की? प्लीज रेज योर हैंड। ओके जी, अब नेक्स्ट पॉइंट पर मैं चल रहा हूं जी। हमारे पास सेकंड लास्ट कॉलम आ गया मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ एक्स, और लास्ट कॉलम आ गया मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ वाई। अच्छा, ये दो लास्ट, सेकंड लास्ट और लास्ट कॉलम्स जो हैं ये बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं दर हकीकत एक्स से मिलने वाली यूटिलिटी और वाई से मिलने वाली यूटिलिटी। अच्छा, कॉलम आपने सेकंड लास्ट कॉलम को एज्यूम करना है कि दिस इज बेसिकली शोइंग दैट एट फर्स्ट यूनिट ऑफ एक्स वी कैन ड्राइव यूटिलिटी 5, at second unit of y we drive utility 4, and then 3 2 1 0 minus 1. And if we look at the first unit of y, the utility we can drive is 8, then 6, then 4, then 2, then 0, then minus 2, and then minus 4. Okay, now we are in the market to buy the units of x and y. If somebody asks from you that, looking at the second last and last two columns, I mean second last column and last column, which product would you like to buy first? Would you like to buy x or to y? Could anyone answer me this question? Raise your hand. कोई नहीं रेज हैंड करेगा जी? जी सर हम वाई बाय करेंगे क्योंकि उसकी मार्जिनल यूटिलिटी ज्यादा है, उसमें ज्यादा सेटिस्फेक्शन हो रही है। okay, why we would like to purchase y only because y is offering us more utility? यस सर। Okay, who else would like to answer this question? सर क्वेश्चन एक दफा दोबारा रिपीट करना सर। क्वेश्चन रिपीट करें, आवाज कट रही थी। Okay, question is, when you are in the market to buy x and y, right, looking at the second last and last column, just guide us that which product would you like to buy first? Would you like to buy x or to y? हेलो, बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया। Yes, सर म्यूट करें ना सबको सर, इस तरह। जी मिस अक्सा। जी प्लीज बता दें। कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं देना?
वालेकुम अस्सलाम सलाम। वालेकुम सर। ये जो वाई प्रोडक्ट है इसको ही करेंगे परचेज, क्योंकि इसकी मार्जिनल यूटिलिटी ज्यादा है, तो फिर कंज्यूमर जो सेटिस्फेक्शन है वो भी ज्यादा होगी। जी, फर्स्ट यूनिट हम वाई का परचेज करना चाहेंगे। द रीजन बिहाइंड इट दैट its utility at first unit is 8, which is greater than 5, right? यस सर। Okay, so when you would like to purchase X, so you could see that in the bottom table initially you have purchased Y, और Y से कितनी यूटिलिटी मिल रही है 8, और कितनी प्राइस का आया जी ये $2.5 का। सर 2.5 का। ओके, तो अब आपके पास ओरिजिनल इनकम थी 13.5। यस सर। You had an income with the $13.5 with you, और अभी आपने 1 unit of Y purchase कर लिया. It is for $2.5. The left income is $11. Got my point? Okay. यस सर। Okay. अब इसके बाद just think that this 8 is removed from here. Then you are left with 6420 minus 2 minus 4 in the form of utility given by Y. अब आप देख सकते हैं, Yes, sir. compare 6 with the column of marginal utility of X. Which one is higher? सर 6 ही हायर है, फिर Y हम चूज फिर करेंगे। अगेन हम 6 चूंकि हायर है, हम 6 को बाय करेंगे, यानी Y को बाय करेंगे। उसकी प्राइस है $2.5, तो Y से हमें $2.5 स्पेंड करने के बाद जो यूटिलिटी मिल रही है सेकंड यूनिट पर, इट इज 6। तो Y के अब 2 यूनिट्स परचेज कर लिए, ये यहाँ से इस कॉलम से रिमूव हो जाएंगे, बाकी रह गए 4 2 0 -2 -4। अच्छा, अब 4 को कंपेयर करें X के पूरे कॉलम के साथ, यानी सेकंड लास्ट कॉलम से, तो 4 इज लेस। तो सर हम X पे स्विच करेंगे। हाँ, अब हम X पर स्विच करेंगे। द रीजन इज दैट 5 इज ग्रेटर देन 4। तो अब हम X परचेज कर रहे हैं जिससे हमें यूटिलिटी मिल रही है 5, और इसकी प्राइस कितनी है जी $3। टोटल हमारे पास $13.5 थे। $13.5 में से $8 हम कंज्यूम कर चुके हैं, और बाकी हमारे पास रह गए हैं जी $5.5। अब यहां से सेकंड लास्ट कॉलम का पहला यूनिट हमने परचेज कर लिया, जो कि बॉटम टेबल में रो नंबर 3 में आपको नजर आ रहा है। अब हमारे पास X के जो यूटिल्स हैं वो है 4 3 2 1 0 -1, जबकि Y के हमारे पास यूटिल्स हैं 4 2 0 -2 -4। अच्छा, अब चूंकि 4 और 4 आपस में इक्वल हैं, अब क्या करें, ये कंफ्यूजन हो गई हमारे लिए। जब सर दोनों को ही लेंगे, दोनों इक्वल हैं तो फिर यानी एक प्रोडक्ट, एक सिचुएशन ऐसी आ जाए जिसमें हमारे पास 2 प्रोडक्ट्स ऐसी आ जाए जिनकी यूटिलिटीज आपस में इक्वल हैं, तो फिर हम उस प्रोडक्ट को परचेज करेंगे जिसकी प्राइस लेस होगी। तो इन दोनों में से 4 और 4 में से कंपेयर करने के बाद पता चला कि Y की प्राइस है $2.5, विच इज रिलेटिवली चीपर देन दैट ऑफ X। तो फिर हम Y परचेज करेंगे। पहले जब Y परचेज करेंगे तो 4th रो में देखें, हमने Y परचेज किया और इसकी यूटिलिटी कितनी मिल रही है 4, और कितने पैसों का, $2.5 का। तो $5.5 में से 2.5 कंज्यूम कर दिए, लेफ्ट इनकम इज $3। अब Y के 3 यूनिट्स परचेज कर लिए, Y के 3 हो गए, तो अब यहाँ से 4 भी रिमूव हो जाएगा, बाकी Y के रह जाएंगे 2 0 -2 -4। जबकि X का भी हमने 1 यूनिट परचेज किया है जिसकी यूटिलिटी है 5। तो X की बाकी यूनिट्स हैं 4 3 2 1 0 -1। अब Y का 4 जो है इट इज ग्रेटर देन 2। तो अब हम X का ये जो 4 है, सॉरी, X का जो 4 है विच इज ग्रेटर देन द यूटिलिटी ऑफ Y विच इज 2। तो अब हम X को परचेज करेंगे, और जब X परचेज करेंगे इससे यूटिलिटी मिल रही है 4, और इसकी प्राइस कितनी है जी $3। और अब देखें कंक्लूजन क्या ड्रॉ होता है इस सारी डिस्कशन से, कि हमने X के 2 यूनिट्स परचेज किए हैं और Y के 3 यूनिट्स परचेज किए हैं। क्लियर? ये यहाँ तक मेरा पॉइंट क्लियर हुआ है? X के 2 यूनिट्स परचेज हो गए, Y के 3 यूनिट्स परचेज हो गए। टोटल इनकम जो हमारे पास थी विच वाज $13.5। अब आप जो आपने एक्सपेंडिचर्स किए हैं, 3 X के यूनिट्स परचेज किए हैं, 2.5 $7.5 हो गए, और X के 2 परचेज किए हैं, Y के 3 परचेज किए।
वाई पे $7.5 एक्सपेंडिचर हो गए, एक्स पे $6 एक्सपेंडिचर हो गए, 6 + 7.5 = 13.5। और जो यूटिलिटी एक्स के 3 यूनिट्स आपने जो परचेज किए हैं उन पर यूटिलिटी मिली है 8, 6 एंड 4 = 18। और वाई के 2 यूनिट्स परचेज किए हैं 5 + 4 9, ये यूटिलिटी है। एक्स की यूटिलिटी 9 है, वाई की 18 है, दोनों को ऐड किया, टोटल यूटिलिटी ड्राइव्ड फ्रॉम 2x and 3y = 27। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए, दोबारा बता देंगे। जी मैं बताता हूँ। एक्स और वाई के 2 यूनिट्स हमने एक्स और वाई 2 प्रोडक्ट्स परचेज की हैं। एक्स के 2 यूनिट्स परचेज किए हैं, वाई के 3 यूनिट्स परचेज किए हैं। वाई का दूसरा यूनिट और एक्स का तीसरा यूनिट, इन पर मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय प्राइस क्या आ रही है जी? 4। अब स्टार्ट में मैंने आपसे कहा था ये एक ऐसा लॉ है जिसमें इनकम फुली यूज होनी चाहिए, एक्स और वाई के कुछ यूनिट्स परचेज करने चाहिए। फिर हमने कहा कि इनका जो आखिरी यूनिट होगा उस पर मार्जिनल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय प्राइस आपस में इक्वलाइज्ड होनी चाहिए। जहां हो जाएगी, हमने कहा कि वहां एक्स और वाई के जो यूनिट्स होंगे उन्हें बोलेंगे ऑप्टिमम कमोडिटी कॉम्बिनेशन, और उस पॉइंट पर जो यूटिलिटी मिलेगी उसको बोलेंगे मैक्सिमम यूटिलिटी। अब ये सिचुएशन जो लोअर पैनल में टेबल आपको गिवन है, इसमें देखें y के 3 यूनिट्स हैं, x के 2 यूनिट्स हैं, ये 2x और 3y ऑप्टिमम कमोडिटी कॉम्बिनेशन कहलाएगा। और ये जो यूटिलिटीज हमें मिली है इनको सम कर लें, आपके पास 27 वैल्यू आ रही है। 27 जो है ये आपकी मैक्सिमम यूटिलिटी है। जो एक्सपेंडिचर्स आपने किए इनको टोटल कर लें तो ये आपको पता चलेगा $13.5 है। इनकम थी 13.5, एक्सपेंडिचर की है 13.5, लेफ्ट इनकम कितनी है जी? 0। बात समझ आ रही है सर? यस सर। ओके। अच्छा दानिश यार, ये टाइम ऑलमोस्ट हो चुका है, प्लीज जरा ये वीडियो बना के ना अटेंडेंस की ये मेरे से शेयर करें। जी दानिश। सर इनमें से पूछें कि अभी इस लेक्चर में कोई नया आया है? पहले मैंने स्क्रीनशॉट्स ले लिए हैं, कोई भी अगर जिसने अभी ज्वाइन किया हो तो बता दे। आप इसकी भी स्क्रीनशॉट ले लें, पहले ज्यादा थे इसमें काम में, 34 लेफ्ट स्टूडेंट्स हैं हमारे पास। ठीक है सर। जी फहीम साहब प्लीज बताएं, कोई क्यूरी है तो आपकी। सर जी यासीन सर काइंडली जो मेन इसमें लफ्ज है या मेन टॉपिक है ना, आप वो बता दें, हम वो थोड़ी सेल्फ स्टडी भी कर लेंगे उसको। नहीं तो सर क्लास में आने से पहले सेल्फ स्टडी के लिए ही डॉक्यूमेंट सर्कुलेट किया हुआ है, वो करके आया करें। सर नहीं, आज के लेक्चर में जो आपने बताया ना, मैं बताता हूँ, 1 मिनट जरा मुझे दे, मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी का प्रिंसिपल की डेफिनेशन बताई, और उसी डेफिनेशन को जस्टिफाई करने के लिए ये टेबल के थ्रू हमने अंडरस्टैंडिंग डेवलप की है कि किस तरह लेफ्ट इनकम 0 होगी, किस तरह 2 प्रोडक्ट्स की मार्जिनल यूटिलिटी लास्ट यूनिट पर इक्वलाइज्ड होंगी, और जो यूटिलिटी वहां पे मिलेगी वो मैक्सिमम यूटिलिटी किस तरह होगी, उसी को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, जो डेफिनेशन स्टार्ट से मैंने बिगिन की थी वहीं से लेकर अभी तक मैंने उसी बात को प्रूव करने की कोशिश की है।